ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसके अलावा भी हैं लेकिन जो हमको पढ़ने हैं उसमें 3 टाइप्स का। तो पहला इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहला इक्विलिब्रियम है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिर्फ जो रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है सिर्फ उसका स्टेट कन्वर्जन होता है, उसके कंपोजिशन में कोई कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, जैसे H2O आइस और H2O वेपर। ठीक है, H2O वेपर या H2O आइस, मतलब जितने अमाउंट में पानी जो हो रहा है वेपर में कन्वर्ट में हो रहा है, लिक्विड करते हैं, एक फेज छोड़ दिया, H2O आइस और H2O लिक्विड, जितना अमाउंट में आइस पिघल रहा है, ठीक है, उतने ही अमाउंट में पानी क्या हो रहा है, जम रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम जहाँ पर सिर्फ स्टेट कन्वर्जन होता है, कंपोजिशन कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का है फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिस पे क्वेश्चन आते नहीं है, तो आप लोगों से ज़्यादा इसको पूछा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, जहाँ पर रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में होता है, प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, ये रिएक्शन ज़्यादातर कैसे होते हैं, इंस्टेंट या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, और इसमें सारे रिएक्टेंट का कन्वर्जन हो जाता है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, और इसको हम सिंगल एरो से दिखाते हैं, मतलब रिएक्टेंट का कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरे टाइप के रिएक्शन जो होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे टाइप के रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है, बट थोड़े टाइम बाद प्रोडक्ट का कन्वर्जन भी रिएक्टेंट में हो जाता है। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है ऐसे रिएक्शन, क्योंकि थोड़े टाइम बाद प्रोडक्ट का कन्वर्जन वापस रिएक्टेंट में होने लगता है। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है वो किस टाइप के रिएक्शन में मिलता है, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो प्रोडक्ट में पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन जो होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट में कन्वर्जन। ओके, तो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में लग रहे हैं, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ टर्म्स जान लेते हैं। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन में जो स्पीड होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये कौन से साइड आ रहा है, बैक साइड आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो यही क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, ओके, एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं हमारे A प्लस B, प्रोडक्ट लिखते हैं C प्लस D। ठीक है, A प्लस D, A प्लस B प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है C प्लस D में। ठीक है, A B हमारे क्या है, रिएक्टेंट है जो आपस में ऐड होके C और D प्रोडक्ट बना रहे हैं, और C D क्या होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट है, बट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या है, ये। ठीक है, क्योंकि साइन क्या है, इस तरफ है बैकवर्ड रिएक्शन का, और फॉरवर्ड रिएक्शन का इस तरफ। ठीक है,
तो ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। अब किसी भी रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उस रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उस रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ए और कॉन्सेंट्रेशन बी। कॉन्सेंट्रेशन ए और कॉन्सेंट्रेशन बी को कैसे लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट में, मतलब मोलैरिटी में कॉन्सेंट्रेशन है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? सी और डी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन सी और कॉन्सेंट्रेशन डी की। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और क्या लाएंगे? कांस्टेंट लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर एफ इक्वल्स टू के एफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आर एफ इक्वल्स टू के एफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। के एफ क्या है? के एफ है रेट कांस्टेंट। के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर कौन से रिएक्शन के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, दूसरे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर आते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा लेके आएंगे आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ पर के बी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट आप लोगों को पता है, केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ा है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इतनी बात क्लियर? इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? के एफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? के बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो के एफ, concentration of A and concentration of B equals to KB, concentration of C and concentration of D। ठीक है, KB को इस साइड ले जाएंगे, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? KF अपॉन KB इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। यही क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, जो कि डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पर। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक सिर्फ हमारे पास 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि आपको पूछ लेगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत कम ही आने के चांसेस होते हैं। दूसरा आपको केसी निकालना है। ठीक है, और केसी निकालने में आपको ये नहीं यूज़ करना है, आपके लिए सिर्फ एक काम यूज़ है, केसी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चन दिखे होंगे उसमें आया होगा कि किसी एक रिएक्शन के लिए केसी क्या है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, किसी दूसरे रिएक्शन के लिए क्या है, किसी तीसरे रिएक्शन के लिए क्या है, और आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो उसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को अभी, ताकि वो इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अगर रिएक्शन जो हो उसमें नंबर्स ऑफ मोल्स लिखे रहे, जैसे ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है और ये N4 है, तो रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? C की कॉन्सेंट्रेशन N3,
D की कॉन्सेंट्रेशन N4, N1 की कॉन्सेंट्रेशन N1 और B की कॉन्सेंट्रेशन N2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर सभी सब्सटेंस कौन से स्टेट में प्रेजेंट हो, गैसियस स्टेट में, तो हम क्या लगाएंगे, सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट की पावर C मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ D, प्रोडक्ट की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, रिएक्टेंट A की पावर A, और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट B की पावर B, जहाँ पर A B C D क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर्स ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp। Kc कब है, एट कॉन्सेंट्रेशन, Kp कब है, एट पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब देखो, जब दो रिएक्शन को ऐड किया जाता है आपस में, ठीक है, जब दो रिएक्शन को आपस में ऐड किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब दो रिएक्शन क्या होंगे, ऐड होंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या किया जाएगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई। जब दो रिएक्शन आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। दो से ज़्यादा भी होंगे तो ठीक है, ऐसा हो कि दो ऐड हो रहे हैं, तीसरा माइनस हो रहा है, तो दो को मल्टीप्लाई करो, तीसरे को डिवाइड करो, ठीक है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर्स ऑफ मोल्स को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, अगर नंबर्स ऑफ मोल्स को 2 गुना किया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर 3 गुना किया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, क्यूब। और अगर 4 गुना किया गया तो इक्विलिब्रियम की पावर 4। तो डायरेक्टली हम ऐसे रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हम डायरेक्टली रिलेशन निकालेंगे, बहुत उसमें दिमाग नहीं वेस्ट करेंगे और बहुत टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिवाइड, डबल हो रहा है तो स्क्वायर, ट्रिपल हो रहा है तो क्यूब, 4 गुना हो रहा है तो पावर 4। अब सोचो कोई चीज़ ऐड भी हो रही है, उसके बाद डबल भी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करके उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन निकाल लेंगे, जो कंटिन्यू फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन के बारे में। जैसे एक रिएक्शन देखेंगे इसी पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन पर, ओके। तो पहला रिएक्शन है, मैं इस साइड वाला इरेज कर रही हूँ क्वेश्चन में, हाँ। 3 रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है N2 + 3H2, N2 + 3H2 2NH3, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है इसमें, K1 है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है N2 + O2, N2 + O2 और 2NO, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। और तीसरा रिएक्शन है, आ गया, H2 + ½ O2, H2 + ½ O2 और इक्विलिब्रियम H2O और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, ठीक है। 3 अलग अलग रिएक्शन है, तीनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, K1, K2 एंड K3। आपको बताना एक फाइनल रिएक्शन लिखा है 2NH3, ठीक है, 2NH3 + 5/2 O2 + 5/2 O2 एरो 2NO + 3H2O, 2NO + 3H2O, ठीक है, 2NO + 3H2O। ये रिएक्शन लिखा है, आपको क्या करना है, पता करना है कि क्या क्या रिएक्शन के साथ हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमको अमोनिया यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया क्या था, प्रोडक्ट में था, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया। तो इस समय इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/K1, ठीक है, रिवर्स हो गया ना, तो 1/, यहाँ रिएक्टेंट से यहाँ पर रिएक्टेंट आ गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिवर्स हो गया, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसके साथ कोई भी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज नहीं किए हैं। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो O2 को भी छोड़ के पहले बाकी दोनों को देख लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा O2 बैलेंस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 2NO है, यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, मतलब इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा ही K2, ठीक है। H2
यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 गुना, तो 3 गुना है तो क्या लगेगा क्यूब पावर 3, तो K3 की पावर 3। ठीक है, इतना कर लिया। O2 को भी छोड़ दिया है, तो O2 को देखो, तो O2 को यहाँ पर कितना O2 है, हाफ O2, यहाँ पर एक O2। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हमने इसको K3 किया तो ये क्या हो गया 3, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। ठीक है, 3/2 को 1 में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5/2, मतलब O2 भी बैलेंस हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया होगा Kc वो क्या हो जाएगा K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। ठीक है, क्लियर है, कुछ कन्फ्यूजन है? जो रिएक्शन ऐड हो रहा है ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो और डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो। ठीक है, दूसरा भी तरीका है, हम इसको पूरा हम लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब वैल्यू पुट करते। लेकिन टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत, हम डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो जितना गुना हो रहा है उतनी पावर लग जाएगी। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का रिलेशन आता है डिफरेंट रिएक्शन के लिए। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक क्या था, Kc और Kp में रिलेशन। ठीक है, Kc और Kp में रिलेशन। एक आध और एग्जाम्पल करवाना है इसका, नहीं? ठीक है, एक और, ओके। K1 K2 K3 में रिलेशन। ओके, मेरा फ़ोन कहाँ है? फ़ोन चार्ज लगा है। अच्छा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस दिए नहीं गए, क्वेश्चन मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे ही था। चलो हम खुद से एक बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या है, C प्लस O2, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। ठीक है, बाय द वे कंबंशन इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बट ये हम बना रहे हैं इसलिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और किसी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाना क्या होता है, कंबंशन होता है। जब किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, K1 हो गया। ठीक है, H2 प्लस हाफ O2, ये क्या बन जाएगा H2O। इसके लिए इक्विलिब्रियम क्या हो गया K2। ठीक है, C12H22O11 प्लस O11 प्लस O2 क्या बनेगा 2C6H12O6 K3। ठीक है, चौथा अब रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या है, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 कन्वर्ट किस में हो रहा है, CO2, 6CO2 प्लस 6H2। ठीक है, ट्राई करेंगे एक बार। इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन को अभी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं हर जगह। ठीक है, ऑक्सीजन नेग्लेक्ट कर देते, ये मैं इस ऑक्सीजन को 1 ही कर देती हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन नेग्लेक्ट, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। ये इसमें बाकी सब हो रहा है तो करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, बदल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/K3 हो गया। ठीक है, ये 2 गुना था, ये सिंगल है, तो अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। अगर ये बढ़ेगा तो क्यूब पावर लगती है, और अगर कम होता है तो अंडर रूट। अगर वो 3 होता है, ये होता है तो √3, और 4 होता है तो √4। ऐसे बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये कम हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया √2। ठीक है, K3 √2। आगे बढ़ते हैं, O2 को नेग्लेक्ट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। CO2 क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी CO2 क्या है,
प्रोडक्ट है, ठीक है। CO2 क्या कर रहा है, इंक्रीज, सॉरी CO2 के लिए कांस्टेंट क्या है, K1, इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 6 गुना, तो पावर कितनी, 6। H2 यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, और K2 की पावर कितना, 6, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 की पावर 6, K2 की पावर 6 अपॉन रूट K3। O2 को निगलेक्ट कर दिया, लेकिन ऐड करके देखते शायद आ ही जाए, तो इसको आधा किया ना, ये आधा O2, ये कितना O2, 6 O2 ना, 6 O2 और 3 O2, 9 O2 नहीं होगा, ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। O2 को नेग्लेक्ट ही कर दो, ठीक है, ओके। O2 नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जनरली आपका बैलेंस होता है O2, हाँ, बट ये रिएक्शन अभी खुद से बनाया तो इसलिए थोड़ा सा, और उसमें से भी वो पहली वाली रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। कंबंशन ऑफ कार्बन इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ओके। ओके, तो Kp और Kc में जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं और काम भी नहीं है। अगर करना होगा तो क्या करेंगे, PV = nRT से हम डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली रिलेशन लिख लेते हैं Kp और Kc में, और कंडीशन से याद कर लेते हैं। याद क्या कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो Kp और Kc में रिलेशन लिखेंगे, Kp = क्या है रिलेशन, Kc RT की पावर डेल्टा Ng, भूलना मत, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली भी क्वेश्चन हो सकता है, इनडायरेक्टली भी, ठीक है। तो Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। अच्छा, Kc इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ना PV = nRT में, ऐसे देखो, ऐसे PV = nRT, ठीक है। तो P = क्या हो जाएगा, N/V/RT। NV क्या है, कॉन्सेंट्रेशन CRT, P = कॉन्सेंट्रेशन CRT। तो ये क्या है, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C, P क्या है, पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पर RT पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसी को कर लेना, तो भी आप इससे ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया किसमें, Kp और Kc में रिलेशन, ठीक है, Kp Kc में रिलेशन। जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए हो रहा है ना, वैसे Kp के लिए भी होगा। ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट, डबल हो रहा है तो पावर, ट्रिपल हो रहा है तो पावर, ठीक है। अब देखो Kp और Kc में हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन डेल्टा Ng, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये पोर्शन डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng क्या होता है, तो डेल्टा Ng बताओ, हाँ, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर्स ऑफ मोल्स कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो वो क्या कहलाता है, डेल्टा Ng। सॉलिड लिक्विड को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 3 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या, कि Kp और Kc कब बराबर होगा, जब डेल्टा Ng = क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, ये 1, तो Kp = Kc। जब डेल्टा Ng बराबर 0 तो Kp = Kc। एग्जाम्पल, H2 + I2 कन्वर्ट होगा किसमें, 2HI, सब कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। 2 - 2, नंबर्स ऑफ मोल्स 1, 2 और 2 प्रोडक्ट के, 2 रिएक्टेंट के, तो डेल्टा Ng कितना आ गया, 0, तो Kp = Kc, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, डेल्टा Ng इफ नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, डेल्टा Ng इफ नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये वाला रिएक्शन, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, PCl2 में प्लस Cl2 में। डेल्टा Ng इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1, 1, 2 - 1,
तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, मतलब डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू कुछ तो होगी। ठीक है, और इसको बराबर करने के लिए हमको केसी में क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, मतलब केपी जो है बड़ा है और केसी छोटा है, तभी तो मल्टीप्लाई करें। ये 10 था, ये अब 5 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, तो इस समय क्या है, केपी इज ग्रेटर देन केसी। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, रिएक्शन लिखते हैं अमोनिया वाला, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट किस में होगा, 2NH3 में। ठीक है, तो डेल्टा एन जी बराबर 2 माइनस 4 ना, तो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इज 4, नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट इज 2, तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2। डेल्टा एन जी क्या है, स्मॉलर देन 0, देन केसी इक्वल्स केपी इज स्मॉलर देन केसी। ठीक है, क्यों, इसकी वैल्यू निगेटिव है तो ये पावर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब केसी को डिवाइड करेंगे किसी से तो हमारा केपी आएगा। ठीक है, ये सेकेंड टॉपिक था, थर्ड फोर्थ जो भी नंबर ऑफ टॉपिक था ये था। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आज के पीरियड में इसको ख़त्म कर देंगे। अगला, हाँ, तो अगला टॉपिक क्या है, केसी और केपी की यूनिट। तो केसी और केपी की यूनिट क्या होती है, केसी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, पावर क्या लगाएंगे, डेल्टा एन जी। केपी की वैल्यू क्या होती है, एटीएम, पावर क्या लगाएंगे, डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी 0 तो केसी की यूनिट कुछ नहीं, डेल्टा एन जी 1 तो केसी की यूनिट मोल पर लीटर, डेल्टा एन जी 2 तो केसी की यूनिट मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू -2 तो केसी की यूनिट मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2। अपॉन करेंगे तो -2, ऊपर करेंगे तो +2। ठीक है, इसकी पावर -2 तो एटीएम की पावर -2, इसकी वैल्यू -3 तो एटीएम की पावर -3। तो डायरेक्टली यूनिट लिख देंगे, जो किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एन जी पर। और डेल्टा एन जी क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट। दोनों बार प्रोडक्ट बोल दिया, दोबारा क्या था, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट का गैसियस स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। और ये के और डेल्टा जी में रिलेशन था, तो वो तो आप लोगों को पता है कि हाँ, एक्सोथर्मिक और लेकिन वो तो थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें नहीं, एक्सोथर्मिक इसमें सिर्फ हाँ, तो डेल्टा, हाँ, तो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, वो वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो एक्सोथर्मिक, नेगेटिव हो गई तो इंडोथर्मिक। ठीक है, तो केपी और के उसमें डेल्टा जी में रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log KC, ये वाला रिलेशन। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट करने को होता है, स्पॉन्टिनिटी, मतलब कोई रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में रिलेशन। ठीक है, डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन, वैल्यू पुट करो और आंसर दे दो। ठीक है, हो गया। इसके बाद इस पोर्शन का एक ही टॉपिक बचा है, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, या फिर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, या केमिकल इक्विलिब्रियम। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको पूछता है कि अब बताओ, एक रिएक्शन दे देगा, इस रिएक्शन के लिए कंडीशन बताओ, फेवरेबल कंडीशन, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हमने 3 रिएक्शन लिखा है, तीनों पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, और इसके अलावा कुछ नहीं है ना खास, बस। ठीक है, तो मैं ये वाला इरेज कर रही हूँ, हाँ, ये वाला पोर्शन। ठीक, तीन बज गए, नहीं, ठीक है।
अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं, उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करता उसको लिख लेते हैं, कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट। तो किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कैटालिस्ट अफेक्ट नहीं करता है। क्यों? कैटालिस्ट, और भी नाम लिख लेते हैं इसके, प्रमोटर्स और इनहिबिटर, तीन अलग अलग चीज़ें। कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व हुए या बिना चेंज हुए, इन्वॉल्वमेंट तो होता है, तो विदाउट चेंज हुए क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। प्रमोटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, वो प्रमोटर्स होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं, वो क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, जब हम किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट को डालते हैं, तो कैटालिस्ट, अगर हम उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर कैटालिस्ट को डालेंगे, तो कैटालिस्ट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा और इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से दोनों वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर कैटालिस्ट, इनहिबिटर और प्रमोटर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर वो डिक्रीज करें तो दोनों के बराबर में करेंगे, इंक्रीज करें तो दोनों के बराबर में करेंगे। तो इन तीनों का इफेक्ट किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, नो इफेक्ट्स। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का रूल आप लोगों को पता है। रिएक्शन किस टाइप की हो सकती है, दो टाइप्स की, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे रिएक्शन का टेम्परेचर, जिसको हम T लिख देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की स्पीड जो होगी डिक्रीज होगी। दूसरा क्या होता है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। और थर्ड हमारा फैक्टर क्या है, प्रेशर। कोई और एक फैक्टर में इससे छूट रहा है, हाँ नहीं, वॉल्यूम नहीं, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, ओके, तो बात करते हैं थर्ड फैक्टर, प्रेशर की। प्रेशर, ओके, तो जब हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होता है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन से स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो, तो प्रेशर का इफेक्ट होता है। और किस तरफ होता है, जिस तरफ ज़्यादा नंबर्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, 2A + 3B कन्वर्ट हो रहा है D में। ठीक है, इसका प्रेशर का इफेक्ट होगा, किस साइड होगा, इस साइड होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि इधर नंबर्स ऑफ मोल्स ज़्यादा है। नंबर्स ऑफ मोल्स ज़्यादा होने से मतलब गैसेस ज़्यादा है, प्रेशर लगाने से गैसेस पास में आएंगी, तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट होगा। मान लो एक रिएक्शन लिखा है, A + B कन्वर्ट हो रहा है 4D में, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट के नंबर्स ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो स्पीड इसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा कंडीशन सुटेबल होगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? हाई प्रेशर। हम प्रोडक्ट की ही बात करेंगे, भले ही रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन हमको तो प्रोडक्ट ही बनाना है, तो ये इसके लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल होगी, हाई प्रेशर, और इसके लिए लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वहीं पर उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, और सेम ऐसा इनर्ट गैसेस का भी होता है, जनरली तो नहीं होता है, लेकिन अगर कभी उसका इफेक्ट हो रहा है तो जहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स पहले से ज़्यादा है वहीं की स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पर क्या था, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सिंपल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा,
रिएक्टेंट में से किसी एक की भी करेंगे तो भी, और अगर प्रोडक्ट की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। एक एग्जांपल लिखते हैं और उस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2NH3 में, और ये डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस हीट। ठीक है, कंडीशन बताओ, प्रेशर और टेम्परेचर बताओ। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो इसका अगर जैसे क्वेश्चन में ये रिएक्शन दिया उसके बाद पूछेगा इसकी फेवरेबल कंडीशन, और आपको ऐसा दिया रहेगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, दोनों हाई दोनों लो, ऐसा। तो आपको बताना है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन इस पार्टिकुलर रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कैसे करना पड़ेगा, हमको लो करना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए। तो लो टेम्परेचर, नंबर्स ऑफ मोल्स किसकी ज़्यादा है, रिएक्टेंट के, तो हाई प्रेशर। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर द रिएक्शन इज हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, प्रेशर में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, जिधर नंबर्स ऑफ मोल्स ज़्यादा मतलब ज़्यादा गैसेस, प्रेशर लगाएंगे पास में आएंगे, दूसरे की स्पीड बढ़ा देंगे। हाँ, उधर अगर प्रेशर लगाएंगे तो मतलब हमको जब फेवरेबल कंडीशन पूछता है किसी रिएक्शन के लिए तो वो इसलिए पूछता है कि आप बताओ रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में कब ज़्यादा होगा। ठीक है, भले ही रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेम्प्ट होने के बाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हों या इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में बनते हों, लेकिन फिर भी हमको चाहिए तो ज़्यादा प्रोडक्ट ही ना, तभी तो रिएक्शन करवा रहे हैं। तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन, तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि प्रोडक्ट बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, हाँ, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस मतलब एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये लिखा मैंने A प्लस बी, नहीं A ही लिख देती, मैं ऐसे लिखती हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अगर यहाँ पर मैंने लिखा प्लस हीट, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है। ठीक है, तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, डेल्टा H क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस या फिर निगेटिव। अगर मैंने लिखा रिएक्टेंट प्लस हीट, रिएक्टेंट प्लस हीट, तो प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट के साथ हीट लग रही है, तो डेल्टा H इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर मैंने ऐसे लिखा रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस हीट, मतलब प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन हीट लग रही है। ठीक है, तो भी डेल्टा H इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव मतलब ये प्रोडक्ट के साइड में, यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब ये रिएक्टेंट के साइड में। हाँ, लो टेम्परेचर, हाँ, हाई प्रेशर, हाँ, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, और इसमें और तो कोई टॉपिक बचा नहीं जो छूटा हो इम्पोर्टेंट। ठीक है, रिविजन हो गया ना इस चैप्टर का पूरा। अब अगला कोई आंसर चैप्टर।